लेकिन मैं आयुर्वेद के सभी नियमों का बहुत कट्टरता से पालन करता हूँ। सवेरे उठने पर पानी नहीं मिला तो उतनी देर में टॉयलेट में नहीं जाता, मिलेगा पानी तभी जाऊँ। और उठते ही पानी पीता हूँ, मुंह भी नहीं धोता, दांत भी साफ नहीं करता, रात को दांत साफ करके सो जाता हूँ। पानी कभी भी पीता हूँ सिप करके पीता हूँ, और ठंडा पानी बर्फ डाला हुआ कभी नहीं पीता। खाने के हमेशा 1-1.5 घंटे बाद पानी पीता हूँ, कभी कभी 2 घंटे बाद भी पीता हूँ। ये छोटे छोटे नियम का पालन मैं करता हूँ। 18 साल से मैं स्वस्थ हूँ, आप भी हो सकते हैं। मानसिक बीमारियां अगर आपको हैं या जिंदगी भर उनसे बचना चाहते हैं तो आयुर्वेद का एक छोटा नियम पालन करते रहिए कि रात को जब सोएं तो सूर्य की दिशा में सिर रखिए, पूर्व दिशा में सिर करके सोइए। और कोई बहुत मजबूरी आ जाए तो दक्षिण दिशा में कर लीजिए, उत्तर और पश्चिम को हमेशा छोड़िए। सोने के लिए नहीं है ये उत्तर और पश्चिम की दिशा, पूजा करने के लिए है, अध्ययन करने के लिए, सोने के लिए तो पूर्व और दक्षिण। जितने दिन आप पूर्व की तरफ सिर करके सोते रहेंगे कभी भी आपको मानसिक बीमारियां नहीं आएंगी, और कम से कम नींद नहीं आने की जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म। और 2-3 छोटी छोटी बातें हैं कि आप कभी भी खाना खाएं तो यूरोप और अमेरिका की नकल करके मत खाइए, जैसे कुर्सी मेज पे बैठ के स्टैंडिंग पोजीशन में। इसमें कोई हम छोटे होने वाले नहीं। हमको ये शर्म आती है कि सब खड़े होके खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे तो हम उनको मूर्ख तो वो है। आप कम से कम उन मूर्खों में इंटेलिजेंट रहिए। और कोई पूछेगा जी क्यों बैठ के खा रहे हो, तो उनसे कहो कि मेरे घुटने अभी काम करते हैं, कमर भी काम करती है, दोनों फ्लेक्सिबल है, हम बैठ सकते हैं। जब नहीं बैठ पाएंगे तब सोचेंगे खड़े खड़े खाएं। तो घर में डाइनिंग टेबल पे खाना ना खा के जमीन पे बैठ के खाएं। भारत में सबसे अच्छे खाने की पद्धति है सुख आसन में बैठ के खाना। और खाने के बाद 10 मिनट कम से कम वज्रासन जरूर करें, दोपहर को हो या शाम। और दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्राम करें, पहले 10 मिनट वज्रासन फिर 20 मिनट विश्राम। और रात को अगर खाना खाया तो 10 मिनट का वज्रासन करके टहलने को जरूर जाए, कम से कम 500-700 कदम चले। 1000 कदम चलेंगे तो बहुत अच्छा। और मेरी आप सबको विनती है कि अपने बच्चों को तो इनका संस्कार दे दीजिए, अभी उनको आदत डाल दीजिए कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना है, 1 घंटे बाद पीना है। फिर वो कहेंगे गले में खाना फंस गया तो कहो लस्सी पी लो। दोपहर का भोजन है तो लस्सी पिला दो, शाम का भोजन है दूध पिला दो, पानी मत पिलाओ, पानी 1 घंटे बाद ही पिलाओ। पानी हमेशा सिप करके पीने की आदत डाल दो उनको, जिंदगी भर पड़ी रहे। सवेरे उठते ही पानी पीने की आदत डाल दो, हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत डाल दो। उनको जो संस्कार मिल गया तो वो फिर भूलने वाले नहीं, और वो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। और हजारों साल से अगर ये नुस्खे चले आए हैं तो कोई तो दम होगा, वरना 10-20 साल कोई चीज नहीं टिकती है दुनिया में। तो इनमें बड़ा दम है, इन्हीं का पालन आप करिए। मैं भी यही करता हूँ, इसलिए बीमार नहीं हूँ। आप भी करेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो एक है स्वस्थ रहने का। दूसरा हिस्सा है जो गलती से बीमारी आ गई तो क्या करें, तो एलोपैथी की दवा तो बिल्कुल मत खाइए। कोई भी बीमारी आए, चाहे कैंसर ही क्यों ना आए, मैं आपको पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो आपके घर में किसी को कैंसर हो जाए तो बीमारी का इलाज एलोपैथी से तो कभी नहीं करा। क्योंकि एलोपैथी में मरीज जो है ना कैंसर से नहीं मरता, कैंसर का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे मर जाता है। इसलिए कभी भी किसी को कैंसर हो जाए एक तो घबराना नहीं। फिर आप पूछेंगे क्या करें, मैं आपको दवा बताता हूँ। आपके घर में दवा है। कैंसर की सबसे अच्छी दवा है हल्दी। आपको शायद सुन के आश्चर्य हो, अमेरिका की सरकार ने हल्दी पर 33 पेटेंट लिए हैं। 33 के 33 पेटेंट जो है ना एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी के पेटेंट। हल्दी में कैंसर को ठीक करने की सबसे ज्यादा ताकत है। लेकिन हल्दी लेना कैसे है? हल्दी 2 तरह से आती है, एक तो सूखी हल्दी है, एक तो आती है ताजा हल्दी, अदरक जैसे। वही हल्दी कैंसर की दवा है, ताजा हल्दी। ताजा हल्दी लेना, उसकी गांठ को पीसना, चटनी बनाना, चटनी बना के कपड़े में निचोड़ना तो रस निकला, वो रस पिलाना है जो भी मरीज को कैंसर। हल्दी में क्या है? हल्दी में एंटी कैंसरस जो मेडिसिन है उसका नाम है करक्यूमिन। भगवान ने ये सबसे ज्यादा हल्दी में ही दी है, और इस करक्यूमिन के कारण ही हल्दी का रंग पीला होता है। वरना अगर ये करक्यूमिन ना हो हल्दी में तो रंग पीला नहीं होगा, वो अदरक जैसी ही रहेगी। तो ये करक्यूमिन नाम का केमिकल है जो एंटी कैंसरस है, और इसी की प्रॉपर्टीज पे अमेरिका में पेटेंट है। तो आपके घर में कोई भी कैंसर पेशेंट है तो उसको हल्दी का रस दो, सवेरे सवेरे खाली पेट दो, 2-3 चम्मच दे दो। शुद्ध अगर शहद मिलता हो तो उसमें मिला के दे दो, नहीं तो थोड़ा गुड़ मिला दो, नहीं तो खाली दे। और उसके साथ और एक चीज अगर दे सकें, देशी गाय का मूत्र, क्योंकि देशी गाय के मूत्र में भी वही प्रॉपर्टी है जो हल्दी, उसमें भी गुणधर्म है। तो देशी गाय का मूत्र आधा कप और हल्दी का रस 2-3 चम्मच सुबह सुबह 1 घंटे के अंतर पे जो आपने दिया, आप देखना इतना अद्भुत परिणाम आता है। कई गले के कैंसर के मरीज मैंने सिर्फ यही 2 दवा से ठीक की, पेट के कैंसर के, बहुत आसानी से ठीक। कैंसर के ठीक होने में बहुत बार आसानी है, लेकिन इसका दुष्प्रचार इतना हुआ है कि सब डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। और डरने और घबराने के बाद होता क्या है कि तुरंत डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करा लेते हैं। और सब वैज्ञानिक कहते हैं कि जो कैंसर को ऑपरेट कर दिया तो कभी ठीक होता नहीं, पेशेंट भी जाता है, पैसा भी जाता है। आयुर्वेद तो ये कहता है कि शरीर में सभी गांठ कैंसर नहीं होती। आप ध्यान रखना इसका। हमारे शरीर के किसी हिस्से में कोई गांठ हो जाए तो तुरंत हमें शक होने लगता है कि जी कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। डॉक्टर कई बार आपकी
अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। थोड़ी सी भी गांठ कहीं हो गई, डॉक्टर कहते तो अरे ये तो ट्यूमर है, कैंसर हो सकता है, आप घबरा जाते हैं। तुरंत डॉक्टर कहता है इस गांठ को कटवा के निकलवा दो। अगर वो कटवा दिया तो जरूर कैंसर हो जाएगा। और आयुर्वेद ये दावे से कहता है कि जो गांठ शरीर में बनी है वो घुलती भी है, आप उसका एंटी करो, जिस कारण से गांठ बनी है उसका उल्टा काम शुरू कर दो, वो घुल जाएगी, अपने आप ठीक हो जाए। कोई भी गांठ शरीर के किसी हिस्से में हो गई हो ना, तो सबसे अच्छी दवा है चूने का पानी। गांठ जो बनती है ना कैल्शियम की कमी से बनती, और चूने में भरपूर कैल्शियम, सबसे सस्ता कैल्शियम का स्रोत है। माताओं बहनों में वक्षस्थल पर जितनी भी गांठें बनती है, ब्रेस्ट में ट्यूमर्स, वो सब आसानी से डिसॉल्व हो। चूने का पानी है, 2-3 चम्मच ले लो, दही में मिलाते खाओ सवेरे सवेरे खाली पेट, बहुत आसान। नहीं तो चूना ही खाओ। अब चूना खाने का तरीका क्या है? पान में चूना लगा के खा लो, दही में चूना मिला के खा लो, पानी में चूना मिला के पी लो, ये सब तरीके हैं। लेकिन करना है ये सब सवेरे सवेरे। आयुर्वेद की सभी दवाएं खाली पेट सबसे ज्यादा काम करती है। अब तीसरी बीमारी बताता हूँ, डायबिटीज हो गई, बहुत हो रहा है आजकल गाँव। सबसे अच्छी दवा है मेथी का दाना। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको बोलो कि 2 चम्मच मेथी का दाना रात को पानी में डालें, सवेरे उठ के पानी को घूट घूट से पिए और मेथी चबा के खाएं। बहुत सरल इलाज है, 3 महीने में आप देखोगे शुगर नॉर्मल रहेगी। और जो और ज्यादा शुगर है, मेथी के दाने से नहीं मिट रही है, तो एक छोटा काम करो कि मेथी का दाना खाया, उसके आधा पौना घंटे के बाद करेले का थोड़ा रस पी लो, आधा कप, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और अगर इन दोनों से भी कंट्रोल नहीं हो रही है शुगर, तो तीसरा और आखिरी उपाय करो, जामुन की गुठली का पाउडर बना लो, वो चम्मच भर के गर्म पानी से फंकी ले लो, खाने के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद। ये 3 एक साथ करो तो गारंटी से शुगर ठीक। बहुत आसान इलाज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है, ये सब चीजें घर में मौजूद है। ऐसे ही अगर आपको जॉइंट्स पेन बहुत होता है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कमर में, तो भी मेथी दाना अद्भुत काम करता है। एक मेथी दाने को मैंने 48 बीमारियों में उपयोग करके देखा है, बराबर काम करता है। कोई माँ अगर गर्भावस्था में है, बच्चा उत्पन्न होने के बाद उसका गर्भ अपने स्थान से खिसक जाता है, जिसको यूट्रस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, गर्भाशय का अपने स्थान से खिसक जाता है। अब डॉक्टर के चक्कर में अगर आप फंसे तो वो तो क्या बोलता है कि ये तो अब खिसक गया अपने स्थान से, तो इसको काट के निकालो। अगर काट के ही निकालना था तो भगवान ने दिया क्यों? और जिस माँ का गर्भाशय कट गया उसकी जिंदगी कट जाएगी, पूरी जिंदगी उसको पीठ दर्द होगा, पाँव में दर्द होगा, घुटने दुखते रहेंगे, और इतना दर्द होगा किसी दवा से रुकेगा नहीं। जो भी माता या बहन का गर्भाशय थोड़ा भी अपने स्थान से हट गया है, उसकी सबसे अच्छी दवा है यही मेथी का दाना। इसके लड्डू बनाओ गुड़ और घी के साथ, और वो माँ को रोज लड्डू खिलाओ सवेरे। आप देखना 20-25 दिन में अपने आप गर्भाशय अपने स्थान पे आ जाए। आपको नींद नहीं आती तो आपका ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा, इसके नाखून के दोनों साइड में मेथी दाने बांध के पट्टी लगा लो, बहुत गहरी नींद में सो जाओ। किसी बच्चे को कान में बहुत दर्द हो रहा है, 2-3 मेथी दाने डाल दो, 5 मिनट ऐसे रखो तो दर्द बंद हो जाएगा, ऐसे कर दो मेथी दाना निकल जाएगा। आपको मेंसेस से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती है, आप मेथी दाना लेना शुरू कर दीजिए, आप भूल जाएंगे कि वो कोई तकलीफ भी थी। समय से मेंसेस नहीं होता, बहुत देर से होता है, दर्द बहुत होता है, डिस्चार्ज बहुत होता है, ब्लड बहुत जाता है, या वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है, ये सभी बीमारियों में अद्भुत काम करता है। और ऐसी ही एक और दवा है, उसको भी कभी मत भूलिए, हमेशा आप याद रखिए, शतावरी। महिलाओं की लगभग जितनी समस्याएं हैं, 23-24 हैं, सब एक ही दवा से ठीक हो सकती है, शतावरी। और शतावरी का ही बहुत सारी दवा कंपनियां उपयोग कर करके पता नहीं क्या क्या बना रही हैं। लेकिन अभी हाल में कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि शतावरी दवा से सबके चश्मे उतर जाते। जिसको भी चश्मा उतारना हो, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बड़ा, सबको शतावरी खिलाओ, सबके चश्मे उतर जाए। लेने का तरीका बहुत सरल है, शतावरी का चूर्ण ले लीजिए, वो एक तरीका है, उसमें थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, नहीं तो बूरा मिला लीजिए, बूरा सबसे अच्छा होता है। शतावरी में बूरे का कॉम्बिनेशन बहुत है, तो शतावरी का पाउडर फॉर्म रखिए एक डिब्बे में, थोड़ा बूरा मिला के खा लीजिए पीछे से गर्म पानी के, नहीं तो शतावरी को पानी में डालिए, गर्म पानी में डालिए और घोल के पानी पी जाए, ये दूसरा तरीका। ये 2 सबसे आसान तरीके हैं। नहीं तो खांड आती है ना, खांड, चीनी छोड़ के कुछ भी मिला लो। चीनी और शतावरी का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठता है, कोई भी मीठी चीज आप उसमें मिला सकते हैं, शहद है, खांड है, बूरा है, और या वो आता है ना गुड़ को पीस के पाउडर बना देते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अद्भुत शतावरी हर जगह मिलती है, आयुर्वेद की सब दुकानों। चश्मा उतारने में काम आएगा, गायनिक प्रॉब्लम ठीक कर देगा, विटामिन ए से भरपूर है। जिनको भी विटामिन ए की कमी है शरीर में, किसी को भी दे दो, लेकिन इसके वृक्ष की जड़ ही काम में आती है। ये जो कुछ भी है ना, शतावरी की जड़ का ही चूर्ण है। और ऐसे ही बहुत अच्छी दवा अपने घर में है, दालचीनी। मेथी दाने के बाद दूसरी सबसे अच्छी दवा जो मुझे नजर में आई है वो दालचीनी। एक दालचीनी से लगभग 43 रोग ठीक है। हार्ट के पेशेंट को दे दो, इसका काढ़ा बना के, बहुत अच्छा काम है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, दालचीनी का काढ़ा पीना शुरू करो। ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो दालचीनी का काढ़ा पियो, थोड़ा गुड़ डाल के पियो। अगर आपको पेट खराब रहते हैं, माने ज्यादा दिन पेट खराब रहता है, दालचीनी लेना शुरू करो। पेट के साथ ये संधिवात रहता है तो दालचीनी ले लो, कब्जियत रहती है तो, मोटापा बढ़ गया है तो दालचीनी का उपयोग कर लो। ये पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया
ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी दवा है धनिया। धनिया सूखा वाला और ताजा दोनों काम है। अगर आपको एनीमिया है माने खून की कमी है तो हरा धनिया पीस पीस के चटनी बना बना के खूब खाओ, उसका रस पी। और सूखा धनिया सबसे अच्छा काम आता है थायराइडिज्म। अगर हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड बढ़ा हुआ है, या हाइपोथायराइडिज्म है, घटा हुआ है, दोनों ही स्थिति में सूखे धनिये को पानी में डालो, पानी को उबालो और सवेरे सवेरे घूट घूट पियो तो लगभग 20-25 दिन में सब तरह का थायराइड खत्म कर देता है सूखा धनिया। ऐसे ही आपके घर में एक बहुत अच्छी दवा है काला नमक और सेंधा नमक। आपको तो मेरी विनती है कि आप घर का नमक बदल दो। पहले तो ये पिसा हुआ तो लाना बंद करो। आप या तो सेंधा नमक लाओ नहीं तो काला, और वो डेले वाला लाओ। और सब्जी में नमक सब्जी बनाते समय डालो, सब्जी बनने के बाद नमक कभी मत डालो, क्योंकि सब्जी बनने के बाद नमक डाला तो वो जहर जैसा काम करता है। दाल बनने के बाद नमक डाला तो जहर जैसा काम करता है। और एक परंपरा बंद कर दो ऊपर से नमक डाल के खाने। अगर कोई दिन आपको ऐसा लगता है कि नमक कम है तो कम नमक का ही खा लो, ये ऊपर से डाल के खतरनाक। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो जिसने बनाया है खाना उसका अपमान कर रहे हैं आप, उसको ये सिग्नल दे रहे हैं कि देखो तुमने नमक बराबर नहीं डाला है। भले आप बोले या ना बोले उसको ये हर्ट तो करने ही वाला है, तो उसका अपमान कर रहे हैं और अपने शरीर का भी नाश कर। तो ऊपर से नमक डाल के तो खाना बिल्कुल बंद कर। नमक जितना डालना है सब्जी बनते समय माने उबलना चाहिए, नमक डलने के बाद उसमें उबाल आना चाहिए। ऐसे ये बुरक के खाना ये तो बहुत खाया, जैसे हम सलाद पे कई बार नमक बुरक के खाते हैं, ये बंद कर दो। अगर कोई मजबूरी ही है, बुरक नहीं है, तो वो काला नमक थोड़ा बुरक लो और ये सफेद वाला तो बिल्कुल। तो इन चीजों से आप बहुत इलाज कर सकते हैं। नमक बदल दो, आपकी बहुत बीमारी चली जाए। और एक तो छोटी बातें बताता हूँ कि आपके घर में कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको दुनिया भर के लोगों ने आज मान्यता दे दी। उसमें से एक है तुलसी। श्याम तुलसी घर में है जिसके पत्ते गहरे हरे होते हैं, तो आपके घर में सब बीमारियों का इलाज है। इस तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के जो भी पी लेगा उसको कभी चिकनगुनिया हो नहीं सकता, ये गारंटी है। और चिकनगुनिया ठीक होने के बाद जो सब शिकायतें हो रही है ना, अभी दर्द नहीं जा रहा है, कमजोरी नहीं जा रही है, एक ही दिन तुलसी का काढ़ा पी लो तो सब चला जाए। तुलसी जो है ना एंटीपायरेटिक है, माने बुखार से होने वाली तकलीफों की सबसे अच्छी दवा है तुलसी। कभी भी बुखार आ जाए तुलसी का काढ़ा कभी भी दो, भूलो ही मत। ज्यादा तेज बुखार हो तो तुलसी के काढ़े में अदरक का रस मिलाओ, नहीं तो सौंठ का पाउडर मिलाओ। और ज्यादा तेज बुखार है तो इसमें पीपर मिलाओ, छोटी पीपर मिलाओ। और ज्यादा तेज बुखार है तो नीम की गिलोय मिला लो या नीम के पेड़ की छाल का पाउडर मिला लो। कितना भी तेज बुखार खत्म होता है, लेकिन मेन है इसका तुलसी, बेस है तुलसी। आप में से कई लोग आश्चर्य करेंगे, मैंने स्किन डिसीज तुलसी से ठीक की। त्वचा के रोग, सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, 20-20 साल पुरानी बीमारियां त्वचा की तुलसी के रस से ठीक है। और ऐसी तुलसी के जैसी ही एक बहुत अच्छी चीज है पुदीना, और इन दोनों से बराबर ही अच्छी एक चीज है एलोवेरा, ग्वारपाठा। जरूर रखो अपने घर। ग्वारपाठे का रस अद्भुत काम करता है, त्वचा की बीमारियों में काम करता है, पेट साफ करने में काम आता है। कान में कितना भयंकर दर्द हो, ग्वारपाठे का रस थोड़ा गर्म करके एक ही बूंद टपकाओ, 3 सेकंड में दर्द खत्म कर दो, विदिन 3 सेकंड। इंजेक्शन से भी तेज गति से काम करता है। किसी स्त्री और पुरुष को नपुंसकता की शिकायत हो, ग्वारपाठा बिल्कुल ठीक कर देगा, कंप्लीट क्योर कर। शरीर को ताकत बढ़ानी हो, बहुत कमजोरी लग रही हो तो ग्वारपाठा अद्भुत काम करता है। बाल बहुत झड़ते हो, गुच्छे के गुच्छे निकलते हो, ग्वारपाठे का रस बाल में लगाओ, जैसे तेल लगाते हैं, 1 घंटे के बाद धो लो तो बाल झड़ना बंद करा देता है। बाल ज्यादा काले रखने हैं तो ग्वारपाठा सप्ताह में 1 दिन लगाते ही रहो रस के रूप में। आंखों की रोशनी बढ़ानी हो तो ग्वारपाठे को इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के रूप में ले सकते हैं। बच्चों को फोड़े फुंसियां बहुत होती है, 1-1 चम्मच ग्वारपाठे का रस 3-4 दिन पिला दो तो सब फोड़े फुंसियां होना बंद। गर्मियों में घमौड़ियां बहुत हो जाती हैं तो ग्वारपाठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्यों में, पुरुषों को एक बहुत खराब बीमारी होती है, उसको बार्बर स्टिचिंग कहते हैं। दाढ़ी बनाओ ना, उसके बाद लाल लाल फुंसियां हो जाती हैं, उनको बोलो कि ग्वारपाठे का रस लगा के फिर शेविंग करें तो कभी ये तकलीफ नहीं आती। एक दिन मैंने ये सब गिना तो 108 दवाएं हमारी रसोई में हैं, 108, और इनसे हर बीमारी ठीक हो सकती है। कहीं घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो सबको चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि आप बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। एक बीमारी से दूसरे में फंसाएंगे, दूसरे से आपको तीसरे में ले जाएंगे, ठीक ही नहीं होने देंगे। और आजकल डॉक्टर जो दवाएं आपको खिलाते हैं ना, वो दवा अपनी माँ बहन को कभी नहीं खिला सकते, ऐसी दवाएं आपको खिलाते हैं। जिन दवाओं पर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, जिन दवाओं को किसी ने अप्रूव भी नहीं किया है, उनको धड़ल्ले से प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि कमीशन मिलता है। और ये कमीशन खोरी इतना बढ़ गया है कि अब अच्छा डॉक्टर चिराग लेके घूमने निकलो तो कोई एक मिले, मुश्किल से एक मिले। इसलिए आप इनसे अगर बचे रहें तो आपकी जिंदगी बहुत सुरक्षित रहने वाली है।
जितने को कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आने का चांस है या कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, दोबारा उसको रोकना है, सबसे अच्छा है लौकी का रस। 1 कप लौकी का रस अगर थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया का पत्ता का रस मिला के पीते रहो सवेरे सवेरे, 3 महीने के बाद कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा, सब रिवर्स हो जाता है। और वो डीन ऑर्निश वहाँ अमेरिका में यही पिला। तो डॉक्टर के पास तो अंत में एक ही शब्द है, गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन लौकी के पास गारंटी है, दूधी के पास गारंटी है। जो रोज आधा गिलास दूधी का रस आप पीते रहो तो गारंटी है कि आप हार्ट अटैक से तो नहीं मरोगे, कार्डियक अरेस्ट तो नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं आएगा, पैरालिसिस तो नहीं ही होगा, डायबिटीज से आप नहीं मरेंगे। लौकी के पास गारंटी है। माने कुछ ऐसे केमिकल्स हैं उसमें जो अद्भुत काम करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन है और यही सब इन काम के लिए जरूरी है, हार्ट अटैक से बचाने के लिए। और बात कच्ची लौकी खाएं तो बहुत अच्छा होता है, सलाद में लौकी खाएं तो और भी अच्छा। लौकी के साथ तुरई काट के खाएं, टिंडा काट के खाएं, कच्चा कच्चा तो और भी काम करे। लौकी की बेल घर में रखो, बहुत अच्छा है। करेले की बेल लगा के रखो, वो भी बहुत अच्छा है। लौकी करेला तो सब घर में हो। करेला जब ज्यादा आता है ना, सस्ता मिलता है, 10-20 किलो खरीद के रखो, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो और सुखा लो, सूखने के बाद पाउडर बना लो, बस वो हमेशा रखो। कई बीमारियों में काम आता है, रक्त शोधन करना जिन भी बीमारियों में आवश्यक होता है सब में करेला काम। मिक्स्ड वेजिटेबल कभी नहीं बना, मिक्स्ड फ्रूट्स कभी नहीं बना, फ्रूट क्रीम कभी नहीं बना। सलाद अगर खाना है तो कोई एक चीज का बनाओ, या तो खीरा या तो ककड़ी, और भरपेट खाओ। और सब्जियां भी ज्यादा मत बनाओ घर में। मैं कई घरों में खाना खाने जाता हूँ, 4-5 किस्म की सब्जियां बना दे। वो ये सोचते हैं हमारा स्टैंडर्ड बढ़ा है इसलिए 4-5 सब्जियां बना के रखो। आयुर्वेद कहता है एक बार में 1 सब्जी और ज्यादा से ज्यादा 1 दाल, इतना ही खाना। कई सब्जियां और कई दाल खाओ ना तो क्या चक्कर होता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, बार बार गियर बदलना पड़ता है, ऐसे ही पेट का चक्कर चलता है। इसलिए एक बार में आप 1 सब्जी बनाइए, भरपेट खाइए। अगर दाल रसीली है तो सूखी सब्जी बनाइए, और अगर सब्जी रसीली है तो दाल सूखी बनानी, ज्यादा इससे आगे मत बढ़िए। और ये मिक्स्ड फ्रूट्स तो कभी मत खाइए। केले के साथ संतरा खा रहे हैं, संतरे के साथ अंगूर खा रहे हैं, अंगूर के साथ सेब खा रहे हैं, सेब के साथ अमरूद है, पपीता, ये सब खराब है। एक बार में एक ही फल खाइए, भरपेट खाइए। पपीता खाना है तो पपीता ही खाइए, केला खाना है तो केला ही खाइए, सेब खाना है तो सेब ही खाइए, नाशपाती तो अकेली नाशपाती ही खाइए, भरपेट खाइए, कोई दिक्कत। ये जो बहुत सारे फल एक साथ मिला के चाट बना के खाते हैं, ये बहुत तकलीफ। जिन चीजों का आपस में संयोग नहीं है वो कभी एक साथ मत खाइए। जैसे उड़द की दाल और दही कभी भी एक साथ मत खाइए। अब दही बड़े बनाने हैं तो या तो खाली दही खाओ, नहीं तो बड़ा खाओ। वैसे ये है कि मूंग की दाल का चलता है, लेकिन मूंग की दाल में दही गर्म करके डालो, बिना गर्म किया हुआ दही मूंग की दाल के बड़े में भी नहीं चलेगा। तो ऐसी चीजें जिनके कॉम्बिनेशन नहीं है, दूध और दही एक साथ मत खाओ। खीर खाई है तो दही मत खाओ, दही खाया तो खीर मत खाओ, रायता खाया है तो खीर मत खाओ, खीर खाई तो रायता मत खाओ। इसी तरह से शहद और घी कभी भी साथ में नहीं खाना, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जैसे कई दालें एक साथ मिला के खाना आजकल आ गए, होटलों में बहुत चलता है। मूंग की दाल भी है, उड़द की दाल भी है, तुअर की दाल भी है, चने की दाल भी है, मोठ की दाल भी है, सब मिला के तैयार किया हो। ये तो बहुत ही खराब। एक बार में एक ही दाल, मूंग की है तो मूंग की, मूठ की है तो मूठ की, अरहर की तो अरहर की, उड़द की तो उड़द की। उतारा हुआ छिलका दाल खाओ तो कुछ मतलब नहीं, क्योंकि दाल जो है ना हाईली फाइबरस मटेरियल है, जिसमें फाइबर बहुत होते हैं, और छिलका उतारते ही फाइबर गया। तो दाल तो फाइबर के लिए खाई जाती है और प्रोटीन के लिए खाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन छिलके में है, फाइबर भी छिलके में, वही उतार दिया तो बेकार। और एक दो छोटी बातें बताता हूँ कि घर में तेल लाना हो तो कभी भी रिफाइंड मत लाइए। अगर तेल का रिफाइनिंग किसी फैक्ट्री में जाके आप देख लो, 23-24 केमिकल उसमें डाले जाते हैं, उनकी लिस्ट बना लो और केमिस्ट्री की जो डिक्शनरी है उनमें उनका डेफिनेशन, आपका माथा घूम जाएगा कि आप खा क्या रहे तेल के नाम। और आज के बहुत सारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 50% से ज्यादा बीमारियां रिफाइंड तेल खाने से। प्योर तेल खाइए, रिफाइंड मत खाइए। और घी खाना हो तो सिर्फ गाय का ही खाइए, भैंस का नहीं, क्योंकि भैंस का घी खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल ही है जो हार्ट अटैक लाता है। शरीर में 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल है, एक अच्छा और एक खराब। एक होता है HDL हाई डेंसिटी वाला, और एक होता है VLDL वेरी लो डेंसिटी, और एक होता है LDL लो डेंसिटी। ये VLDL और LDL खतरनाक है, ये भैंस के दूध और घी से बढ़ता है, और HDL गाय के दूध और गाय के घी से बढ़ता है। जिनको HDL अच्छा रहेगा उनको कोई तकलीफ नहीं, तो इसलिए दूध भी गाय का और घी भी गाय। और गाय में देशी गाय का, जर्सी का नहीं। जर्सी गाय नहीं है, वो गाय जैसा दिखने वाला एक प्राणी है, गाय नहीं है। गाय का एक भी गुण उसमें नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे कही, आपको अच्छी लगी तो आज से पालन करिए। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय का भी वो नियम है, और सभी ऋषि ऐसा बोल कर गए हैं
कि जो जिंदगी स्वस्थ रखनी है तो ठंडा पानी मत पीजिए, पानी गर्म करके पीजिए, कम से कम उतना गर्म हो जितना गर्म आपका शरीर है, क्योंकि गर्म पानी शरीर को बहुत तरह से सफाई कर देता है, टॉक्सिक वेस्ट को शरीर के बाहर निकाल के फेंकता है, पचने में भी मदद करता है, शरीर के पूरे तंत्र को व्यवस्थित रखता है। हल्का गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी। तीसरा ये नियम है कि आप जो भी खाना खाइए ताजा खाइए, खाना चबा चबा के खाइए, क्योंकि भारत में चबाने का बहुत महत्व है, यूरोप में नहीं। यूरोप में क्या है ना, ठंडी है, तो ये जो जबड़े हैं ना ये फ्लेक्सिबल नहीं, तो ज्यादा चबा नहीं सकते, तो जो भी कुछ है जल्दी जल्दी निगल के खाते हैं। हमारे तो जबड़े बहुत फ्लेक्सिबल है, तो हमको तो चबा चबा के खाते, उनके जो मसूड़े है ना बहुत कड़े हैं, और कड़े मसूड़ों को साफ करना वो ब्रश से ही संभव है, हार्ड है बहुत, तो वो ब्रश करते हैं। आप मत उनकी नकल करिए, आपके मसूड़े तो बहुत सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है कि थोड़ा भी ब्रश आड़ा तिरछा चल गया तो खून ही खून निकलेगा। तो उनकी नकल करके टूथब्रश मत करिए। फिर क्या करें, दंत मंजन है हमारे पास, और अगर ब्रश ही करना है तो नीम के दातुन से अच्छा कोई नहीं, क्योंकि उसके ब्रसल्स बहुत सॉफ्ट है, प्लास्टिक के ब्रश के ब्रसल्स की तुलना में वो बहुत सॉफ्ट है। तो दातुन करना शुरू कर दीजिए, दंत मंजन करिए तो दांत अच्छे रहेंगे, मसूड़े भी अच्छे रहेंगे। पानी कभी भी ठंडा मत पीजिए, तो दांत सुरक्षित रहेंगे, गला भी सुरक्षित रहेगा, पेट भी अच्छा है। हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। खाना खाइए तो खूब अच्छे से चबाइए, क्योंकि आपके मसूड़े तो फ्लेक्सिबल है, और इतनी बार चबाइए जितने दांत हैं। आयुर्वेद कहता है खाने को इतना चबाइए कि लार के साथ खाना मिले और पानी की तरह से उतर जाए। फिर ऐसे ही नियम है एक छोटा सा कि पानी पीजिए तो घूट घूट भर के पीजिए, जैसे गर्म दूध पीते हैं। तो आप बहुत सारी बीमारियां इसी से ठीक कर सकते हैं, और आप आज से ये शुरू करिए सिप करके पानी पीना। तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। जिनको भी एड़ियों में दर्द है ना 3 दिन में गायब हो जाए, अगर घुटने में दर्द है ना 6-7 दिन में ठीक हो जाए, कोई भी जॉइंट्स पेन है 12-13 दिन में चला जाए, कितनी भी भयंकर संधिवात हो, सिप करके पानी पीजिए, और एक सिप में उतना ही पानी लीजिए 1 चम्मच के बराबर, उसको थोड़ी देर मुंह में घुमाइए, फिर पीजिए। अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो महीने 1.5 महीने में ही 5-6 किलो कम हो जाएगा अपने आप, बिना कोई दवा खाए। सिप करके पानी पीजिए, तो घूट घूट भर के पीजिए, जैसे गर्म दूध पीते वैसे पानी पीजिए, सिप करके पानी पीजिए, ताकि ज्यादा लार शरीर में जाए। लार जो है ना वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती है। तो घूट घूट पानी पिएंगे तो बहुत लार जाएगी, गट पिएंगे तो बहुत थोड़ी सी जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य को जिंदगी भर स्वस्थ रहना हो तो हर दिन 4.5 से 5 लीटर लार की आवश्यकता, वो सिप करके ही संभव है। चिड़िया होती है ना, चिड़िया कैसे पानी पीती है, एक चोंच में 1 ड्रॉप उठाएगी, फिर पिएगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर पिएगी, फिर रुकेगी। चिड़िया को ना संधिवात होता है, ना जॉइंट्स पेन होता है, ना डायबिटीज होता है, ना कैंसर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, ना माइग्रेन होता है, कुछ नहीं होता। वो स्वस्थ है, मस्त है। हमको ये सब क्यों होता है? जिस भगवान ने चिड़िया बनाई है उसी ने हमको भी बनाया। जो आत्मा उसमें है वही आत्मा हम में है, जो ऑर्गन्स हमारे हैं वही ऑर्गन्स उसके हैं। बस वो खाने पीने का ध्यान रखती है। चिड़िया कभी रात को नहीं खाती, मनुष्य रात के 12 बजे भी खाता है। चिड़िया कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पी, सवेरे खाना खाएगी, दोपहर को पानी पी, पानी के साथ कभी खाना नहीं खाती। आयुर्वेद में ये सूत्र है, भोजनांते विषम वाणी, माने भोजन के अंत में पानी पिया तो विष पी लिया। तो आप भोजन के बाद पानी मत पीजिए, 1.5 घंटे के बाद पीजिए, पानी सिप करके पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पीजिए। सवेरे उठते हैं ना तो अपने दिन की शुरुआत पानी से करिए, चाय से नहीं। जो लोग सवेरे दिन की शुरुआत पानी से करें और जो सवेरे दिन की शुरुआत चाय से करें, दोनों जमीन आसमान के अंतर। चाय से शुरुआत करने वालों को एक नहीं 68 बीमारियां होंगी, 68, और जो सवेरे पानी से शुरुआत करें दिन की तो उनको बीमारी। तो आप बोलेंगे कितना पानी पिए? कम से कम 1 गिलास तो